दोस्तों, फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको दुनिया न सिर्फ ये कि देख रही है बल्कि दुनिया समझ भी रही है। और दुनिया में जो लोग रहते हैं ना, हम और आप जैसे लोग, वो लोग भी अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन गलत रास्ते पर है, कौन सही, कौन दरअसल जुल्म कर रहा है और कौन जालिम बन गया और कौन मजलूम। यानी कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कौन कर रहा है और सही मानों में कौन जो है वो जुल्म का शिकार हो रहा है। मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक दो नहीं, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को लेकर के, गजा को लेकर के कई अलग अलग रेजोल्यूशंस वक्त वक्त पर पेश हुए और उन रेजोल्यूशंस में, उन करारदाद में ज्यादातर अक्सरियत के साथ यानी मेजॉरिटी के साथ मंजूर कर लिए गए। अब एक और ताजा रेजोल्यूशन जो यूएन में पेश किया गया था, उसमें भी वो भारी अक्सरियत से जो है वो गजा और फिलिस्तीन के लोगों के हक में कबूल कर लिया गया है। ये मामला क्या है? दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भारी अक्सरियत से फिलिस्तीनियों के हक खुद इरादियत यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसे कहा जाता है, हक खुद इरादियत की हिमायत में करारदाद मंजूर हो गई है। यानी एक रेजोल्यूशन पास हो गया है और भारी अक्सरियत से पास हो गया है, जिसमें फिलिस्तीन के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिग्निटी का हक है, इस बात को तस्लीम किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन जो है बस कुछ लोग हैं, कुछ इलाके में रहते हैं, कोई चाहे उस पर हमला कर दे, कोई चाहे उसको वहां से भगा दे, कोई चाहे वो ये कहे कि तुम जगह खाली कर दो, जैसा कि इसराइल करता चला आ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने पीर के रोज यानी मंडे के दिन एक करारदाद मंजूर की, जिसमें गैर मशरूत तौर पर यानी अनकंडीशनल फिलिस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत को तस्लीम किया गया। यह करारदाद वाज़े अक्सरियत के साथ मंजूर हुई, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर फिलिस्तीनी क़ज़िये के बढ़ते हुए हिमायत को जाहिर करता है। तो इस रिजोल्यूशन से यह साफ हो जाता है कि फिलिस्तीन के हक में लोग अब बोलने लगे हैं और यही वजह है कि अलग अलग मुल्कों के लोगों का दबाव इतना पड़ रहा है उनकी हुकूमतों पर कि वो हुकूमतें, वो क़यादतें जब यूएन में ऐसी कोई रेजोल्यूशन में वोटिंग की बारी आती है तो फिलिस्तीन के हक में वोट करते हैं, ना कि इसराइल के हक में। अब आपको बताते हैं कि इस करारदाद में, इस रेजोल्यूशन के पास होने में कितने मुल्क, कितने देश फिलिस्तीन के हक में थे और कितने इसराइल के हक में थे। मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, देशों की बात कर रहा हूं, जो कई हजारों, लाखों, करोड़ों से मिलकर कोई देश बना होता है। इस करारदाद के हक में 164 मुल्कों ने वोट दिया। कितने मुल्कों ने? 164। इस करारदाद के हक में यानी इसको हां बोलते हुए कि हां, इसे माना जाना चाहिए, फिलिस्तीनियों को भी अपने इलाके में, अपने मुल्क में रहने का हक है, उन्हें भी सेल्फ डिग्निटी, डिटर्मिनेशन का हक है। हां है, इस बात को पर हामी भरते हुए इसके पक्ष में 164 मुल्कों ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया, इसकी मुखालफत में वोट किया। और इन 8 मुल्कों में कौन है? मेरे ख्याल से आप भी अब आप तक तो समझ ही गए होंगे इन 8 मुल्कों में कौन है जिन्होंने इसका विरोध किया। पहला नंबर इसराइल, दूसरा अमेरिका, माइक्रोनेशिया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, पापुआ गिनी, न्यू गिनी, पलाओ और नारू। ये वो 8 मुल्क हैं जिन्होंने इस करारदाद के मुखालिफत में वोट दिया और 162 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इस करारदाद, 162 नहीं, 164, 164, 164 ऐसे मुल्क हैं जो इस करारदाद की, इस रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया जिन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये बता दें कि और 9 मुल्क ऐसे हैं, 9 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने वोटिंग में खुद को शामिल नहीं किया। यानी ना तो उन्होंने वोटिंग इस करारदाद के हक में, ना इसके विरोध में, बल्कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो वो कौन कौन से मुल्क हैं वो भी आपको बता देता हूं। इनमें है इक्वाडोर, टोगो, टोंगा, पनामा, फिजी, कैमरून, जजायर, मार्शल, सामोआ और जनूबी सूडान। ये वो मुल्क है जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब आपको बताते हैं कि इतनी बड़ी हिमायत दरअसल फिलिस्तीनियों के हक में इसलिए भी है कि देर सवेर ही सही, लेकिन यह बात लोगों तक पहुंचने लगी कि दरअसल इसराइल किसी न किसी बहाने से फिलिस्तीनियों को उसके अपने मुल्क में रहने के हक से दूर करना चाहता है। इसराइल किसी न किसी बहाने से फिलिस्तीनियों को उनके अपनी ही जमीन, अपने घर, अपने वतन से बेदखल करना चाहता है।
वहां से भगाना चाहता है। और यही कोशिश लगातार चल रही है कि इतना डराओ, इतने बम गिराओ, इतना परेशान करो, इतना खौफ पैदा कर दो कि वो अपने इलाके को छोड़कर चले जाए और फिर फिलिस्तीन की उस जमीन पर इसराइल खुद को फैलाता जाए, बढ़ाता जाए। करारदाद के मतन में जुलाई 2024 में आलमी अदालत इंसाफ की राय का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि काबिज इसराइल की फलस्तीनी जमीनों पर मौजूदगी गैर कानूनी है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया। इस करारदाद, इस रिजोल्यूशन, इस प्रस्ताव का जो लाइन था, जिसमें जो मैटर था, उसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें जुलाई 2024 में आलमी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की राय का हवाला दिया गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपनी एक राय दी है। वो राय क्या है, जिसमें कहा गया कि काबिज इसराइल की फलस्तीनी जमीनों पर मौजूदगी गैर कानूनी है। काबिज इसराइल की फलस्तीनी जमीनों पर मौजूदगी गैर कानूनी है और इसे फौरी तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अपना यह ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि यह फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत पर शदीद मनफी असर डालती है। क्यों इसे खत्म करना चाहिए? क्यों इसराइल को फलस्तीनी इलाके से पीछे हट जाना चाहिए, अपने कब्जे को खत्म करते हुए वहां से बेदखल होना चाहिए? क्यों? इसलिए कि ये फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत पर शदीद मनफी असर डालती है, नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। अगरचे जनरल असेंबली के फैसले कानूनी तौर पर लाजमी नहीं होते, यह आलमी बिरादरी के सियासी रुझानात और मौकफ की एक अहम निशानी है। यानी और काबिज इसराइल की फलस्तीनी जमीनों पर मुसलसल कब्जे के बायस इसे बैनुल अक़वामी महाफिल में बढ़ती हुई तन्हाई का वाज़ेह इशारा भी देता है और इजहार भी है। यानी कि सीधे तौर पर यह कानून तो नहीं बन जाता यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो, लेकिन यह जरूर होता है कि इससे एक पता चलना शुरू होता है, इससे यह मालूम होता है, एहसास होता है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क अब किस तरफ खड़े हैं, वो अपनी पॉलिसी कैसी बनाएं। अगर दुनिया के ज्यादातर मुल्क ये मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या वो अपनी पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि जिसमें इसराइल को ज्यादा मदद हो? नहीं बनाएंगे। होना तो ये चाहिए। अगर दुनिया के ज्यादातर मुल्क ये मानते हैं कि इसराइल कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लोगों को अपने ही वतन से बेदखल करना चाहता है, उन्हें जबरदस्ती अपनी सरजमीन, अपना वतन, अपने बाप दादा की जमीन, अपने घर मकान को छोड़कर वहां से जाने पर मजबूर करना चाहता है, तो क्या वो इसराइल का हक देंगे, इसराइल का साथ देंगे या फिलिस्तीनियों का? अगर वो करारदाद में, रेजोल्यूशन में, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में इस बात के हक में है कि फिलिस्तीनियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो फिर क्या उनकी पॉलिसी इसराइल की फेवर की बनेगी? नहीं बनेगी। होना तो ये चाहिए, लेकिन होता क्या है? और इसीलिए देखिए, अभी जो जंगबंदी जो जारी है उसमें भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार इसराइल के खिलाफ दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में, यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में भी, बर्र सगीर में भी, यानी कि जो इंडिया, पाकिस्तान जो कॉन्टिनेंट है और आपके बांग्लादेश, इन सभी यहां भी बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आ रहे थे और इसराइल के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे, इसराइल के खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे थे, इसराइली प्रोडक्ट और कंपनियों के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे थे। उसका नतीजा यह हुआ था, और यूरोपियन नेशन का तो आपने देखा, यूरोपियन कंट्रीज में किस तरह से, चाहे वो स्पेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, वहां क्या हालात बन गए थे। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी जबरदस्त जो है लोग सड़कों पर निकल रहे थे और गुस्सा जो है उनका इसराइल के खिलाफ फूट रहा था। इसी दबाव का नतीजा था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये एहसास करते हुए मानना पड़ा कि इसराइल को हमले गजा पर रोक देने चाहिए। टेक्निकली तो जंगबंदी लागू है, लेकिन इसराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और यह एक बहुत बड़ी फिर से मोरल विक्ट्री है फलस्तीनियों के लिए और फलस्तीन के हक में जो लोग भी, दुनिया के किसी भी मुल्क के वो वासी हो, शहरी हो, नागरिक हो, जिन लोगों ने भी फलस्तीन के हक में, फलस्तीन और गजा के लोगों के पक्ष में और इसराइल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की थी, इसराइल के विरोध में वो अपने अपने इलाकों में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वहां की सरकारों को पर दबाव बनाया था, उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मोरल विक्ट्री है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल क्यों इन तमाम चीजों को अनसुना करता चला जा रहा है? क्या इसराइल इसलिए ऐसा करता चला जा रहा है कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर कहने जाने वाली जो मुल्क है, जो देश है, वो उसके पीठ पीछे खड़ा है, उसका हाथ इसराइल के सर पर है, इसराइल की पीठ पर है? क्या इसलिए वो इन तमाम चीजों को इग्नोर करता चला जा रहा है? अभी आपको हालिया एक रिपोर्ट मिली होगी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने जो वारंट इशू कर रखा है नेतन्याहू के खिलाफ, जो इसराइल के वजीर आजम अभी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके और उनके कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर के खिलाफ,
उस वो वारंट अभी भी जो है वो वारंट जारी है, वो एक्टिव है। और ये वजह है कि बहुत सारे मुल्क जो है वो अभी नेतन्याहू वहां का सफर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खदशा, इस बात का डर है कि हो सकता है कि उनकी अरेस्टिंग हो जाए। तो हालात ऐसे बने हुए हैं। इस बीच आपको जरा सा मैं गजा का हाल बता देता हूं कि फिलहाल वहां गजा में हालात कैसे हैं, क्योंकि वहां तो आपको पता है कितनी ज्यादा बमबारी हुई है, इतनी बमबारी 2 सालों तक मुसलसल बम गिराए जाते रहे हैं। तोप, गोले, मिसाइलें, न जाने कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, और वहां के इंसानों को वहां के अपनी जमीन से बेदखल करने के लिए। बहाना क्या है कि हमास को खत्म करना है। खत्म कौन हो रहे हैं? फिलिस्तीनी आम लोग। 70-80 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, मतलब बच्चे हैं, उन्हें बच्चियां बच्चे दोनों। तो ये वहां के हालात है। फिलहाल वहां पर हालात ऐसे हैं कि टूटे फूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं, और जितने ट्रक्स एड के उनको आने चाहिए रोजाना की बुनियाद पर, जो तय हुआ था सीज फायर के शर्तों में कि रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रक्स जिनमें एड जो उनकी जरूरियात के सामान से लदे ट्रक हैं उनको गजा में एंट्री दी जाएगी, वो भी नहीं हो पा रही। 200 के आसपास ट्रक को एंट्री मिलती है, बाकी इसराइल उनको अंदर आने नहीं देता रफा क्रॉसिंग या दूसरी क्रॉसिंग से। तो गजा में नई जो अभी अब वहां पर बारिशें अभी हो रही हैं, इससे इंसानी बहरान शदीद और होने का खदशा है, ये हमास ने अभी हालिया अपने बयान में कहा है। दरअसल हमास जो तंजीम है, जो संगठन है, इस्लामी तहरीक मज़ाहमत जो संगठन है हमास, उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं हाजिम कासिम, हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने खबरदार किया है कि गजा में इंसानी हालात नई बारिश के बायस मजीद संगीन हो गए हैं, जिसने हजारों बेघर अफराद की खैमों को डुबो दिया है, जो मौसम की सख्तियों से महफूज नहीं है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने मंडे की शाम जारी बयान में, यानी पीर के शाम जारी बयान में कहा है कि बेघर अफराद की सूरत हाल रोज बरोज खराब हो रही है, क्योंकि इनके खेमे पुराने और खराब हैं, जो बारिश या सर्दी से बचाव फराहम नहीं करते, जिससे इनकी रोजाना की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि पिछली तंबीहात और अपीलें, जिनमें मुनासिब रिहाइश की अशिया के दाखिले और दोबारा तामीर शुरू करने की दरख्वास्त की गई थी, अब तक अमली तौर पर नजरअंदाज की गई हैं। आलमी बरादरी की नाकामी की तरफ इशारा करते हुए हाजिम कासिम ने कहा कि काबिज इसराइल की तरफ से गजा पर आयद मुहासरा तोड़ने में वो नाकाम रहे हैं, जिसने इंसानी बहरान को मजीद गहरा किया है। इसलिए वो उन तमाम देशों से जो इसके मीडिएटर थे, और अमेरिका से और अरब लीग से, तमाम लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि गजा के लोगों को इन मौसमी थपेड़ों से महफूज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं इसराइल की तरफ से, उसको रोका जाए, और इंसानी मदद, मेडिकल रिलीफ, फूड, ज़्यादा से ज़्यादा टेंट्स, रहने के लिए बेडशीट्स और चादर, टेंट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द गजा के इलाके में भेजा जाए, मुहैया कराया जाए। इसके लिए भी इसराइल पर दबाव बनाया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। आप अपने तासुरात, अपने रिएक्शंस हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।